हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को क्लास 10 की चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को इजीली सब कुछ बताऊँगा। एनसीईआरटी पूरे लाइन बाई लाइन क्लियर करूँगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी बुकिंग लेकर ये वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। We have seen that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtly different। हम लोगों ने देखा है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो न्यू इंडिविजुअल आते हैं तो उसमें सब कुछ सिमिलर होता है, लेकिन उनका गुण, कैरेक्टर, मतलब बिहेवियर जो होता है वो सबटल डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने हाउ डू रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ज़्यादा मैक्सिमम वेरिएशन हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल्स आता है उसमें हम लोग को ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इफ़ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर कैन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल प्लांट। अगर हम लोग शुगर कैन के फील्ड को, गन्ने के खेती को ऑब्जर्व करें तो उसमें सिंगल इंडिविजुअल में बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्यूट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजुअल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। और एनिमल के नंबर में, एनिमल के केस में देखें तो ह्यूमन बींग को लेते हैं, ह्यूमन बींग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन, अलग अलग इंडिविजुअल में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है और कैसे इनहेरिट होता है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में कैसे जाता है। The long-term consequence of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered. We shall be studying in this under evolution। हम लोग इन evolution में पढ़ेंगे कि कैसे एक वेरिएशन को लंबे समय के लिए स्टोर करके एक में जमा करके रखा जाता है। evolution चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन को कैसे एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ये इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंज। इनहेरिटेंस जो होता है प्रीवियस जनरेशन से, जो पिछला जनरेशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन और सब्टल कॉमन बेसिक डिजाइन देता है। और उसमें क्या होता है, सब्टल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स है, फिर वो चाइल्ड्स का, पेरेंट्स का जनरेशन है, फिर उस जनरेशन से चाइल्ड का जो जनरेशन है उसमें इनहेरिटेंस हुआ, तो उसमें क्या हो गया, पेरेंट्स का चाइल्ड का बॉडी डिजाइन तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स से कैरेक्टर, बॉडी और क्या बिहेवियर चाइल्ड का अलग होता है। Now think about what would happen when this new generation in its turn reproduce। फिर जो न्यू जनरेशन है वो फिर रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, कितना वेरिएशन होगा, कैसे वेरिएशन होगा, इस सबको डिस्कस करेंगे। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेज। तो जो सेकेंड जनरेशन है वो डिफरेंस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है फर्स्ट जनरेशन से, और फिर वो फर्स्ट जो सेकेंड जनरेशन फिर से वो नया जो नया जो जनरेशन होता है उसमें भी नया डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduce as happen in asexual रिप्रोडक्शन। ये फिगर 9.1 रिप्रेजेंट एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करा कि सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, इसके बारे में रिप्रेजेंट किया है। इफ चलिए 9.1 फिगर को देख लेते पहले। देखिए यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल है, ये रिप्रोड्यूस हुआ, दो एसेक्सुअली दो इंडिविजुअल्स को क्रिएट किया, फिर ये दो इंडिविजुअल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, तो फिर ये दो इंडिविजुअल को क्रिएट किया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। डाइवर्सिटी का क्रिएशन हो रहा है तो जनरेशन धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। The original organism at the top will give rise to say two individuals, similar body design but with
सबटल डिफरेंस। ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है सबसे ऊपर है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, 2 इंडिविजुअल्स देता है। तो दोनों इंडिविजुअल्स में आप देखें तो सब कुछ सेम है, लेकिन सबटल डिफरेंस है। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन। और ये दोनों जो है, जो ओरिजिनल से 2 इंडिविजुअल बना, फिर वो 2 इंडिविजुअल एक नया जनरेशन में 2 इंडिविजुअल्स देता है। ईच ऑफ द 4 इंडिविजुअल्स इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो फोर इंडिविजुअल्स बॉटम में रिप्रोड्यूस हुआ है, तो ये चारों एक दूसरे से अलग होता है। While some of these differences will be unique, others will be inherited from the respective parents who were different from each other। देखिए, इसमें कुछ सारे जो वेरिएशंस है वो यूनिक है, और कुछ जो है पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जैसे आपको यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए, ये इनमें पूरा ब्लू है, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है। तो ये ओरिजिनल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस के 2 इंडिविजुअल, इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, इनमें रेड है, नीचे में ग्रीन है। फिर ये रिप्रोड्यूस किए तो 2 बनाए, तो इनमें सेम थे पेरेंट्स, दोनों इंडिविजुअल में कुछ से डिफरेंस जो है सेम है, लेकिन ये देखिए यूनिक डिफरेंस है, जो पेरेंट्स हैं ये अलग है। फिर ये अलग है डिफरेंस। फिर इसमें देखिए यहाँ पे भी दोनों जो पेरेंट्स से आए हैं, तो दोनों में ये सब कुछ तो यूनिक है, लेकिन इनका क्या है, कलर बॉडी का चेंज है। If one bacterium divides and then the resultant 2 bacteria divide again, the 4 individuals bacteria generated would be very similar। अब जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड किया, 2 बैक्टीरिया बनाया, फिर 2 बैक्टीरिया डिवाइड बनाया, 4 बैक्टीरिया बनाया, तो इसी तरह से जनरेट करते चला गया, लेकिन उसमें क्या होता है, तो बहुत सिमिलर होता है, सब जितना बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है सब एक दूसरे से सिमिलर होता है। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम generated due to a small inaccuracy in DNA copying। और जो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, तो उनमें माइनर डिफरेंस होता है, उन दोनों के उनके बीच में माइनर डिफरेंस होता है, क्योंकि जो DNA कॉपिंग का इनएक्यूरेसी है बहुत कम है। अगर वही इनएक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर डिफरेंस उनके बीच में ज़्यादा होता है, लेकिन एक्यूरेसी क्या कम है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल, तो उनमें डिफरेंस कम क्यों होता है, तो DNA कॉपिंग की इनएक्यूरेसी उनमें छोटा है, इसके वजह से डिफरेंस कम होता है। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, और ज़्यादा डाइवर्सिटी जनरेट होता है, जो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना रूल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें इसको देखेंगे। डू ऑल दिस वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द environment in which they find themselves? Obviously not। Depending on the nature of variation, different individual would have different kind of advantage। अगर हम लोग ये ऊपर में देखिए क्या लिखा गया है कि नेचर के वेरिएशन पे या फिर इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास अलग अलग एडवांटेज होता है। बैक्टीरिया that can withstand heat will be survive better in heat wave, as we have discussed earlier। आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इसे डिस्कस किया कि बैक्टीरिया को अगर हम लोग हीट में रखें तो हीट के साथ ही बेटर सर्वाइव करेगा, फिर वो कोल्ड में आएगा डेथ हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन by environmental factor forms the basis of evolutionary process, as we will discuss in later section। जो वेरिएशन का सिलेक्शन इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा सिलेक्शन होता है, यह इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए एक बेसिक है। बेसिक बनाया गया है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से हम लोग वेरिएशन का सिलेक्शन करेंगे। ये हम लोग अगले टॉपिक इवोल्यूशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे हेरिडिटी।
The most obvious out the most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individual of similar design. सबसे बहुत मतलब आउटकम जो था रिप्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा आउटकम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से देखा गया तो वो जनरेशन में बॉडी डिज़ाइन सिमिलर रहता है। ये मतलब सेम रहता है, यही हेरिडिटी है कि बॉडी डिज़ाइन पेरेंट्स और चाइल्ड का सेम होता है। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच trait and characteristics are reliably inherited. Let us take a closer look at this rule. ये जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, रूल ऑफ हेरिडिटी, रूल ऑफ हेरिडिटी ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि कैसे इनहेरिट जो है या फिर कैरेक्टर इजीली मतलब इनहेरिट हो जाता है कि पेरेंट टू चाइल्ड में। तो आप भी देखिए कि रूल ऑफ हेरिडिटी क्या है। तो रूल ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स और ट्रेट को इजीली इनहेरिट करता है पेरेंट टू चाइल्ड में। तो हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में जो गुण गया, लक्षण, कैरेक्टर्स, ये सब के बारे में ये पढ़ेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटी एंड डिफरेंस? क्या है मतलब है एग्जैक्टली क्या मतलब है सिमिलरिटी और डिफरेंस में? वी नो दैट ए चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग जानते ही हैं कि चाइल्ड में सभी बेसिक फीचर्स होता है, सभी फीचर्स होता है जो ह्यूमन बींग्स में होता है। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन से ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। लेकिन क्या है कि वो पेरेंट्स के जैसे दिखता नहीं, और ह्यूमन पॉपुलेशन में यही एक बहुत बड़ा वेरिएशन कराता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ इंडिविजुअल्स वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं हो सकता है, सिर्फ बॉडी डिजाइन सेम होगा लेकिन वेरिएशन क्रिएट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सीआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, ये आपको ऊपर में दिखाया है, ये फ्री लोब्ड है ईयर का। आप किसी का देखे हुए कि जो ईयर नीचे वाला एंड होता है वो किसी का मतलब यहाँ देखिए टच है, वो तो हेड का जो मसल है स्किन से उससे टच होता है, लेकिन किसी का फ्री होता है। तो ये वेरिएशन देखने को मिला है। ये देखिए पहला फिगर जो था फ्री एंड था, दूसरा अटैच्ड ईयर लोब है। तो द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर called the earlobe is closely attached to the surface of the head in some of us and not in other. Free and attached earlobes are two variation found in human population. तो बहुत सारे आदमी बहुत सारे लोगों में देखे हुए है कि उनके ईयरलोब अटैच्ड हैं और किसी के फ्री हैं। तो ये फ्री ईयरलोब्स अटैच्ड ईयरलोब ह्यूमन पॉपुलेशन में दो डिफरेंट वेरिएशन देखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये मतलब ट्रेड्स, गुण, कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट हुआ, तो उसके इनहेरिटेंस के जो रूल हैं मेंडल साहब ने जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, रूल दिया था, एक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स आर related to the fact that both the father and mother contribute a practically equal amount of genetic material to the child. अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स, ह्यूमन बीइंग में अगर जो ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है उसके रूल को देखें तो पेरेंट्स मतलब फादर और मदर प्रैक्टिकली इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को चाइल्ड के लिए। This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेट्स जो है वो इक्वली इन्फ्लुएंस किया गया है पेरेंटल मतलब पापा और मम्मी के DNA से। Thus, for each trait, there will be two versions in each child.
प्रत्येक ट्रेड्स के लिए 2 वर्जन होता है चाइल्ड्स में। What will be then the trait seen in the child be? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look some of this experiment from more than a century ago. एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक इनहेरिटेंस के बारे में, तो वो दिया है नीचे, वो हम लोग देखेंगे। ये गिरी और जॉन मेंडल है, उनके बारे में दिया है, ये आप पढ़िएगा पूरा। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और फादर ऑफ इनहेरिटेंस इन्हीं को कहा जाता है, तो ये आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ contrasting visual characters of garden P, round wrinkle seeds, tall short plant, white violet flowers and so on। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल साहब ने किस चीज़ पे काम किए थे, किस प्लांट पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने पी प्लांट पे काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था, और उन्होंने बहुत सारे विजुअल कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे पी प्लांट कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी में सीड राउंड है, किसी में सीड रिंकल्ड है, किसी का फ्लावर वाइट है, किसी का फ्लावर वायलेट है। तो इस सब चीज़ों पे उन्होंने एक जो ऑब्जर्वेबल है, जो हम लोग देख सकते हैं, वही सब वेरिएशन उन्होंने लिया था। तो इसमें आपको ये भी पूछा जाए कितना वेरिएबल था, मतलब कितना जो उन्होंने विजुअल कैरेक्टर्स लिया था वो कितना था। तो देखिएगा 14 कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया था और A7 पेयर लिया था। तो आपसे पूछा जाए कि मेंडल साहब ने कितना कैरेक्टर्स को पी के कैरेक्टर्स को उन्होंने लेकर वर्क किया था, तो 14 कैरेक्टर्स लिया था और 7 पेयर्स में था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। He took pea plant with different character, a tall plant and short plant, produced progeny from them and calculate the percentage of tall and short progeny। उन्होंने पी प्लांट को अलग अलग कैरेक्टर्स लिया, जैसे एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, उसको प्रोड्यूस कराया, तो उनमें जो प्रोजेनी आया तो उनके परसेंटेज को कैलकुलेट किया कि कितने प्रोजेनी टॉल हैं और कितने प्रोजेनी शॉर्ट हैं। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेयर नो हाफवे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स। अगर सबसे पहले देखो तो उनमें कोई कैरेक्टर आधा नहीं हुआ, मतलब पहला जो उन्होंने एक टॉल लिया शॉर्ट लिया, उसमें जो प्रोड्यूस कराया तो उसमें सभी प्लांट टॉल आया, मतलब मीडियम हाइट का आया ही नहीं F1 जनरेशन में। ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, सभी प्लांट टॉल थे। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट्स वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। यानी इसका मतलब यह है कि देखने को तो हम लोग को वही मिला कि एक ही पेरेंट्स के ट्रेट्स जो है दिखा और कोई मिक्स ही नहीं हुआ इसमें ट्रेट्स का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर द tall plants in the F1 generation exactly same as the tall plants of the parental generation। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्या एग्जैक्टली F1 में जो प्लांट टॉल प्लांट था वो क्या एग्जैक्टली वो पेरेंटल प्लांट के जैसा था, बिल्कुल सेम था टॉल पेरेंट के जैसा। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द parental plants and these F1 tall plant reproduced by self pollination। फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, वो जो F1 प्लांट्स था उसको लिया, फिर से उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन, F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराया। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल। तो देखा गया कि जो प्रोजेनी आया F1 में तो वो सभी टॉल थे। तो हाउएवर द सेकेंड जनरेशन F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। लेकिन जब F2 में देखा गया तो सभी प्लांट टॉल नहीं थे। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम
आर शॉर्ट। उनमें देखा गया कि एक बाई एक प्लांट जो है 4 प्लांट आया था, उसमें से एक प्लांट F2 में शॉर्ट देखा गया था। दिस इंडिकेट दैट both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed। तो ये देखा गया कि टॉलनेस और शॉर्टनेस जो है F1 प्लांट में इनहेरिट हुआ था, पेरेंट्स से आया था, लेकिन सिर्फ टॉल प्लांट ही एक्सप्रेस्ड हो पाया था F1 में, शॉर्ट प्लांट एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ था। दस 2 copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organism। तो मतलब है कि 2 कॉपीज, किसी भी ट्रेट का 2 कॉपीज इनहेरिट होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। दिस 2 मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। लेकिन वो जो भी 2 कॉपीज आएगा वो या तो सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज में है, तो डिपेंड करता है कि सेम है या फिर डिफरेंट है। ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विथ दिस एजम्पशंस ऑन द फिगर 9.3। तो यहाँ पे देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर 2 जनरेशन। तो ये कैसे भाई सब हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ पहले मेंडल साहब ने एक टॉल प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था, फिर उसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो इसमें देखा कि F1 में सभी प्लांट टॉल हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि F1 प्लांट्स को लिया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो जो टॉल हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने देखा कि उसमें 4 प्लांट हैं जिनमें 3 टॉल थे और एक शॉर्ट थे। तो तीनों ये देखिए टॉल थे और एक शॉर्ट थे। तो हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि कैसे हैं। तो पहले जान लेते हैं ये कैपिटल टी का मतलब क्या है। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है टॉल के लिए यूज किया जाता है, वाइल ओनली स्मॉल टी इज ए स्मॉल शॉर्ट प्लांट। सिर्फ स्मॉल टी इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक सिंगल कैपिटल टी का कॉपी ही लंबा प्लांट बनाने के लिए, टॉल प्लांट बनाने के लिए ज़रूरत है। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिए कि और पूछ देगा कि टॉल प्लांट बनाने के लिए कितना कॉपी जरूरी है, तो एक कॉपी किसका, कैपिटल टी का। और शॉर्ट प्लांट बनाने के लिए कितना कॉपी जरूरी है, 2 किसका, तो स्मॉल टी का। स्मॉल टी का 2 कॉपी होगा तो शॉर्ट बनेगा, और 1 कॉपी होगा कैपिटल टी का तो प्लांट टॉल प्लांट बनेगा। Traits like capital T are called dominant traits, while those we have like small t are called recessive traits। जो कैपिटल टी होगा उसको डोमिनेंट ट्रेड्स कहा जाता है, जो स्मॉल टी होगा उसको शॉर्ट ट्रेड्स रिसेसिव ट्रेड्स कहा जाता है। वर्कड आउट विच ट्रेड्स वुड बी कंसिडर डोमिनेंट, विच वन रिसेसिव इन फिगर 9.4। तो 9.4 में दिखाया गया है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर 9.3 के बारे में देखते हैं कि ये सब कैसे सब जो हुआ है इस घटना के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस पहले कर लेते हैं। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, जो मेंडल साहब ने बॉक्स बनाया था, वो बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए उन्होंने पहले क्या लिया था, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट लिया था। चलिए हम लोग भी टॉल प्लांट ले लेते हैं, कैपिटल टी। अब शॉर्ट प्लांट ले लेते हैं, स्मॉल टी। अब दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो ये देखिए क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी आप लोगों ने पहले पढ़ा है, अभी बताया था कि कैपिटल टी ही सिर्फ जरूरी है टॉल प्लांट बनाने के लिए। एक कॉपीज, तो चारों में देखिए कि एक ही कॉपीज है कैपिटल टी का, यानी चारों F1 में चारों क्या हुआ, टॉल प्लांट आ गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि F2 में कैसे है। फिर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ये F1 देखते हैं, अब F2 देखेंगे। हमने बॉक्स बना लिया है, चलिए अब देखते हैं कैसे हुआ सब कुछ। ये देखिए इन्होंने जो F1 में आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, अब उनको ले लेते हैं, एक क्रॉस कराना है सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ क्या आया, कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या है, चार जो इंडिविजुअल्स बना उसमें से 3 इंडिविजुअल्स टॉल आ गया और एक इंडिविजुअल शॉर्ट है, तो 1/4 ऑफ शॉर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, F2 का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो 3:1, 3:1 हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। What happen when P plant showing 2 different characteristics rather than just one are bred with short other? What would the progeny of tall plant with round seed and a short plant with wrinkle seed look like? क्या होगा जब टॉल प्लांट राउंड सीड और शॉर्ट प्लांट रिंकल सीड के साथ होगा? तो इसमें सभी टॉल होगा और कुछ राउंड, और सभी टॉल और राउंड सीड होगा। टॉलनेस एंड राउंड टॉलनेस Tallness and round seed are thus dominant trait. Tall or round dominant है, but what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? लेकिन क्या होगा जब F1 progeny F2 progeny को F1 progeny F2 progeny जनरेट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा? A Mendelian experiment will find that some F1 progeny are tall plant with round seed and some short plant with wrinkle seeds. मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में F2 प्रोजेनी में पाया था टॉल प्लांट राउंड सीड के साथ और शॉर्ट प्लांट रिंकल सीड के साथ, लेकिन हाउएवर देयर वुड बी सम F2 प्रोजेनी दैट शोड न्यू मिक्सचर। लेकिन कुछ F2 प्रोजेनी है जो मिक्सचर शो किया था। सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल सीड, कुछ टॉल था लेकिन उसके पास रिंकल सीड था, वाइल अदर वुड बी शॉर्ट बट हैव राउंड सीड, और कुछ शॉर्ट था रिंकल सीड, शॉर्ट प्लांट और राउंड सीड था। दस टॉल शॉर्ट ट्रेट्स एंड राउंड सीड रिंकल सीड्स ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट। तो टॉल और शॉर्ट ट्रेट्स और राउंड सीड रिंकल सीड इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुआ था। तो दूसरा एग्जाम्पल 9.5 में दिया है, तो पहले हम लोग 9.4 वाला देख लेते हैं। ये देखिए, एक वायलेट कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है, दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो F1 आया वायलेट कलर। यानी F1 क्या वायलेट कलर आया, तो वायलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है, वाइट क्या है, रिसेसिव है। तो F1 में डोमिनेंट एक्सप्रेस्ड हुआ और रिसेसिव सप्रेस्ड हो गया। फिर F1 प्रोजेनी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो 3:1 आया, मतलब 3 वायलेट कलर आया, एक वाइट कलर आया। तो ये F2 का रिजल्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि F2 में कितना रेशियो आता है, तो 9:2, F2 में 3:1 रेशियो आता है जब दो प्रोजेनी क्रॉस करेंगे तो। और यहाँ पर देखिए 9.5 में क्या किया गया है, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड येलो है, इनका गैमिट बना है। ये राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है, इनका गैमिट बना है। ये गैमिट को क्रॉस कराया है तो F1 में राउंड येलो आया है, राउंड येलो, तो F1 को क्रॉस कराया गया। तो इसमें 9:3:1 9:3:1 प्रोजेनी बना। राउंड जो है 315, राउंड येलो बना 108, राउंड ग्रीन 101, रिंकल येलो और 32 रिंकल ग्रीन, यानी 556 सीड बने। कितने रेशियो, 9:3:1 रेशियो में। तो ये क्या बता रहा है कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेड्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। तो कैसे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हो रहा है ट्रेड का, सीड के वो कलर और शेप के द्वारा एग्जाम्पल में समझाया गया। लेकिन ये जो नंबर दिया गया ये 12th क्लास की जरूरत है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये 9:3:1 ये आपको अभी ज़रूरत है। तो मैं अभी आपको कैमरा ऑन करूँगा और पूरा क्लियर फिगर डायग्राम पूरा बनाकर ये कैसे आता है 9:3:1 ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्या दिया गया है, राउंड ग्रीन क्या है, कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, क्रॉस कराएं, रिंकल के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। अब दोनों प्रोजेनी बनाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएं। F1 प्रोजेनी बना, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको कहते हैं F1। ये क्या आया है, राउंड येलो।
अब देखिए कैसे F1 से गैमिट बनाएगा और गैमिट फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एक गैमिट बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमिट बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक गैमिट बना, और स्मॉल आर स्मॉल वाई एक गैमिट बना। अब इस गैमिट को क्रॉस से फर्टिलाइजेशन कराना है, और वो मैं आपको एक बॉक्स बनाकर समझाऊंगा कि कैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो बॉक्स बनाते हैं, 4 है तो 4 बॉक्स बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पर आप देखिए लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से क्लियर होगा। अब देखिए ये दूसरा कलर यूज करूँगा जिससे आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल आर राउंड हुआ, कैपिटल वाई ये क्या हुआ, राउंड येलो। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या हो गया, राउंड येलो। यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, राउंड येलो। फिर यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह भी राउंड येलो। और यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। यहाँ फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। फिर दूसरा कलर यूज करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या हुआ, राउंड ग्रीन। और यहाँ आपको ये देखिए और कहाँ पे होगा राउंड ग्रीन, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन। फिर यहाँ देखिए ये तो कैपिटल वाई आएंगे यहाँ पे तो येलो हो जाएगा। तो ये स्मॉल वाई दिखना है ग्रीन के लिए, कहाँ पे वो हो पाएगा। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड हुआ, स्मॉल वाई ग्रीन हो गया। चलिए तो 3 ग्रीन आ गए। अब आपको और अब रिंकल्ड की बारी है। तो यहाँ देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। यहाँ आपको देखिए स्मॉल आर रिंकल्ड येलो। ये भी देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिंकल्ड येलो। और लास्ट कलर जो होगा वो देखिए आप क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो गए, राउंड येलो। और दिखाता हूँ आपको 1 2 3 क्या हो गया, राउंड
ग्रीन, और देखिए 1 2 3 क्या हो गए, रिंकल्ड, येलो, और एक क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया कैसे आया है 9:3:1। इससे आपको बार बार अगर रिपीट करके देखिएगा फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे ट्रेट एक्सप्रेस्ड होता है। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क है, हेरिडिटी कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल में जो प्रोटीन बनता है वो सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। एक सेक्शन है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम लोग उसको हम लोग जीन फॉर दैट प्रोटीन कहते हैं। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग, कैसे प्रोटीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर, उसकी एग्जांपल लेते हैं। वी नो दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर द ग्रोथ। प्लांट्स के पास हार्मोन होता है जो ग्रोथ को ट्रिगर करता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्लांट हार्मोन। प्लांट हाइट डिपेंड करता है पार्टिकुलर प्लांट हार्मोन पर। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड will depend on the efficiency of the process of making it। प्लांट हार्मोन डिपेंड करता है उसके हार्मोन के बनने के एफिशिएंसी पे। कंसीडर नाउ an enzyme that is important for this process. If this enzyme work efficiently, a lot of hormone will made and the plant and प्लांट विल बी टॉल। अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करेगा तो बहुत सारा हार्मोन बनेगा और बनेगा तो प्लांट टॉल होगा। इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन अल्ट्रेशन दैट मेक एंजाइम लेस इफिशिएंटली द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट। अगर जो एंजाइम का जीन है वो अल्ट्रेशन करेगा मतलब एंजाइम कम बनेगा तो प्लांट हार्मोन भी कम होगा तो प्लांट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स है, तो जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को ट्रेड्स को। इफ़ द इंटरप्रेशन If the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है वो एक सही डिस्कस किया है कि दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करता है डीएनए प्रोजेनी के डीएनए के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करता है sexual reproduction के दौरान। We have discussed this issue in the previous chapter. If both parent can help determining the trait in the progeny, both parent must be contributing the copy of the same gene। अगर दोनों पेरेंट्स डिटरमाइन करता है प्रोजेनी के ट्रेट्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है तो दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट भी तो करते हैं सेम जीन के कॉपी के लिए। दिस मीन्स that each pea plant must have two set of all gene one inherited from each parent। इसका मतलब यह है कि पी प्लांट में जितना भी जीन है उसके दो सेट हैं और प्रत्येक सेट जो है प्रत्येक जीन जो है एक प्रत्येक पेरेंट से इनहेरिट हुआ है। For this mechanism to work, each germ cell
मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। तो यह मैकेनिज्म कहता है कि एक जर्म सेल के पास एक जीन सेट होता है। हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम the normal two copies that all other cells in the body have? A progeny plant inherits a single whole gene set for each parent, then the experiment in 9.5 cannot work। अगर प्रोजेनी प्लांट से सिंगल जीन सिंगल जीन सेट इनहेरिट करता है पेरेंट से, तो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग 9.5 में देखे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वुड देन बी लिंक टू ईच अदर, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली इनहेरिट। क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल वाई जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं करता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट। एक्सप्लेन्ड फैक्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि एक जीन सेट प्रेजेंट होता है, नॉट, लाइन को ध्यान रखिए, नॉट एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। जीन सेट जो प्रेजेंट है वो सिंगल लाइन ऑफ डीएनए के थ्रेड के जैसे नहीं प्रेजेंट है, बट एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस इज कॉल्ड क्रोमोजोम। लेकिन वो सेपरेट इंडिपेंडेंट एक पीस है जिसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। तो क्रोमोजोम का डिफिनेशन भी इसका आप याद रखिएगा। Thus, each cell will have two copies of each chromosome, one each from the male and female parent। तो प्रत्येक सेल के पास दो कॉपीज है, प्रत्येक सेल के पास दो कॉपीज है, प्रत्येक क्रोमोजोम के पास एक एक क्रोमोजोम का दो कॉपीज है, जो एक मेल और एक फीमेल पेरेंट से आया है। एवरी जर्म सेल विल टेक वन क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दिस मे बी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। प्रत्येक जर्म सेल के पास एक क्रोमोजोम होगा, तो एक पेयर में होगा जो या तो मेल या तो मैटरनल या पैटर्नल ओरिजिन होगा। When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species। जब दो जर्म सेल कंबाइन करता है तो नॉर्मल नंबर क्रोमोजोम के नॉर्मल नंबर को रिस्टोर करता है प्रोजेनी में, इंश्योर करता है कि स्पीसीज के डीएनए स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज्ड बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। But a sexually reproducing organism has follows similar rule of inheritance। लेकिन a sexually reproducing organism भी similar rule of inheritance follow करता है। Can we work out how their inheritance might work? Sex determination। We have discussed the idea that two sex participate in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons। लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स पार्टिसिपेट करता है, इसका तो आइडिया है ही, और इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल से डिटरमाइन, कैसे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके सेक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंट स्पेसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस अलग अलग स्पेसीज अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तरीके यूज करते हैं। some really entirely on environmental cues। thus in some animals the temperature at which fertilized egg are kept determine whether the एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल से। कुछ एनिमल्स में एक टेम्परेचर पे एक को फर्टिलाइज किया जाता है और उससे डिटरमाइन होता है कि एनिमल जो इसमें डेवलप होगा, एक से जो एनिमल डेवलप होगा उसमें मेल होगा या फीमेल होगा। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल, दूसरा एनिमल में देखे जैसे स्नेल हो गया, स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्नेल जो है अपना सेक्स चेंज कर लेता है, तो उसको हम लोग जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड।
ह्यूमन बींग्स में देते तो ह्यूमन बींग्स में देखें तो इंडिविजुअल का सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। जीन्स जो पेरेंट्स से इनहेरिट होता है चिल्ड्रन में, तो फिर उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो बॉयज़ होगा या गर्ल होगा। बट सो फार वी have assumed that similar gene set as are inherited from both parents। तो लेकिन लोग एज्यूम करना कि सिमिलर जीन, इस जीन का जो सेट है वो सिमिलर इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से। इफ दैट इज द केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस सेक्स डिटरमाइन करेगा। The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired। explanation फैक्ट बताता है कि सभी ह्यूमन क्रोमोजोम पेयर में नहीं होता है। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम हैव ए मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। ज़्यादातर ह्यूमन क्रोमोजोम में मैटरनल और पैटर्नल कॉपी होता है और हम लोग के पास 22 पेयर्स क्रोमोजोम होता है। बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, और इसमें एक पेयर जो था उसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग ए परफेक्ट पेयर। सेक्स क्रोमोजोम हमेशा आउट होता है, एक परफेक्ट पेयर में नहीं होता है। वोमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम बोथ कॉल्ड एक्स। वोमेन में परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का, दोनों एक्स होता है। बट मेन have a mismatched pair in which one is normal size X while the other is short one called Y। मेन में क्या होता है, मिसमैच पेयर होता है। एक जो होता है नॉर्मल साइज एक्स होता है और दूसरा शॉर्ट होता है, उसको वाई कहते हैं। सो वोमेन आर एक्स एक्स एंड वाइल मेन आर एक्स वाई। तो वोमेन क्या होता है एक्स एक्स और मेन एक्स वाई होता है। नाउ वी कैन वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। अब फिगर 9.6 में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में दिया है। तो ये क्या कह रहा है, द हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स। आधा चिल्ड्रन बॉयज है, इसमें आधा गर्ल्स है। ऑल चिल्ड्रन विल बी इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। एक्स क्रोमोजोम जो चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रंस में एक्स क्रोमोजोम मदर से आता है, तो या तो बॉयज होगा या फिर गर्ल्स होगा। thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father। तो पूछा जाए कि अगर बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किया जाए तो कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है, क्योंकि मदर से तो एक्स क्रोमोजोम आता है लेकिन फादर से एक्स और वाई आता है। तो गर्ल्स होगा या फिर वाई होगा, वो फीमेल मेल से फादर से डिसाइड होता है। तो ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल। अगर एक्स क्रोमोजोम फादर से आएगा तो गर्ल्स होगा। एंड वन हु इनहेरिट वाई क्रोमोजोम फ्रॉम हिम विल बी बॉयज। अगर वाई क्रोमोजोम फादर से आएगा तो बॉयज होगा। जैसे मदर तो एक्स में से एक्स देगी, इसका तो मदर तो एक ही देगी, लेकिन फादर के पास क्या है, एक्स वाई है। इसमें एक्स आ गया तो गर्ल्स हो जाएगा और वाई आ गया तो बॉयज़ हो जाएगा। ये पूरा कहानी आपको फिगर 9.6 में दिया है, हम इसको क्लियर करेंगे आपको। अब ये देखिए, जैसे मेल है तो मेल में क्या है, एक्स वाई है। फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है। अब एक्स एक्स है फीमेल में, तो मेल के गैमेट बने, ये स्पर्म है, तो मेल के गैमेट क्या बने, एक एक्स बने एक वाई बने। फीमेल में एक एक्स ही है, तो मेल के एक्स और फीमेल के एक्स दोनों मिलकर जाइगोट बनाया एक्स एक्स, तो ये क्या हो गया, गर्ल। और मेल के वाई और फीमेल के एक्स मिलके क्या बनाया, एक्स वाई, तो ये क्या बनाया, एक्स वाई, ये हो गया मेल, और एक्स एक्स फीमेल। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसका जो भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके साथी हैं क्लासमेट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग।